गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत ही बढ़िया। हमें मालूम है कि हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, है ना, और हमारा रिवीजन चल रहा है। आज से हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। एग्ज़ाम में जो जो पार्ट आने हैं वो पूरा सिलेबस मैंने सिम्टम्स एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन पर डाल दिया है। आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे, कल ही डाल दिया है तो आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे। वहाँ आपको जो जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो जो चैप्टर, जो जो व्याकरण के चैप्टर आने वाले हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी ना, और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं पार्ट 5, जहाँ चाह वहाँ राह। चूँकि ये पार्ट हमारा आने वाला है एग्ज़ाम में और ये पार्ट हमने बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए इसका रिवीजन हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह पार्ट में एक लड़की है। ठीक है, उस लड़की के हाथ काम नहीं करते हैं तो वह अपने पैरों से काम करना शुरू करती है और अपने मुकाम तक पहुँचती है। बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है। चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना, और बीच बीच में उसमें कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे वह ध्यान देते हैं। बखमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसौटी के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मखमल में। इन बेल बूटों को सजाया गया था ईला सजानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ठीक है, अब यहाँ पर ईला सजानी नाम से लड़की है जो कि साड़ी पर डिज़ाइन बनाने का काम करती है ना। अब वो डिज़ाइन कैसी है? या तो वो टाके लगा करके वो डिज़ाइन बनाती है ना, कि बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसौटी के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, है ना। अब साड़ी जो है, साड़ी के जो किनार है उस किनार पर उसने डिज़ाइन तैयार की थी। भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मखमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ठीक है, अब है 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ईला की उम्र कितनी थी? ईला की उम्र थी 26 साल। वो कहाँ रहती थी, है ना? वो गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उसका बचपन कहाँ बीता था? उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटाती बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे, है ना। अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बच्चे कौन सा गाना गाते थे, बच्चे झूला झूलते समय कौन सा गाना गाते थे, तो वो गाना था कि कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे शाम को क्या करते थे, या बच्चे शाम को कौन कौन से खेल खेलते थे, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि बच्चे शाम को खेल खेलते थे। कौन कौन से खेल खेलते थे कि वो कुछ कनेर के पत्ते से पिटपिटी बजाते थे, कुछ गिट्टे खेलते थे, इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू भी खेलते थे, है ना। पिट्टू खेलते थे, गिट्टे खेलते थे, और उसके बाद में कनेर के पत्ते से पिटपिटी भी जाते थे। फिर उसके बाद में वो झूला झूलते थे। तो इस तरह के सारे काम वो करते थे शाम को। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर थप्पा करने की बारी आती तो फिर वह निराश हो जाती, है ना। अब ईला की समस्या क्या थी? ईला की समस्या थी कि उसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे। जब दोनों हाथ काम नहीं करते थे तो वह झूले नहीं झूल पाती थी, वो झूले में पेंगे
नहीं ले पाती थी, है ना। वह पकड़म पकड़ाई तो खेलती थी उनके साथ, दौड़ पाती थी, लेकिन वह उनको ठप्पा नहीं दे पाती थी। अब ठप्पा तो हाथ से देना होता है, तो वो ठप्पा नहीं दे पाती थी क्योंकि उसके हाथ उठते नहीं थे, है ना। जब कर दौड़ती मगर ठप्पा करने की बारी आती तो फिर वह निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो ठप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, है ना। अब ईला के हाथ काम नहीं करते थे तो उसने इसे एक चुनौती मानकर काम करना शुरू कर दिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। अब ईला ने वो सारे काम शुरू कर दिए जो हम हाथ से करते हैं, वही काम वो पैर से करने लगी, है ना। जैसे कि हम खाना खाने का काम करते हैं और उसका तो पढ़ने लिखने का काम करते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाने का काम करते हैं, वो हाथों से करते हैं, लेकिन वो उसने पैरों से काम करना शुरू कर दिया। दूसरों के बाल बनाना, फर्श बोहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में है ना, लिखना भी पैरों से शुरू कर दिया। अब वो बाल भी बनाती है, मतलब कंघी भी करती तो वो पैरों से करती है, लिखने का काम भी, झाड़ू का काम भी, ये सारे काम वो पैरों से करने लगी। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि वह पैरों से कौन कौन से काम करती है। तो वह पैरों से लिखने का काम, खाना खाने का काम, बाल बनाने का काम, झाड़ू बुहारने का काम करती थी। फर्श पर बुहाना, उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थे तो बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानी के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा में पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सकते थे। अब ईला के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ईला के लिए समस्या यह थी कि उसको स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया, उसको स्कूल में दाखिला नहीं मिला, और मिला भी तो उसको परीक्षा देने में बड़ी दिक्कत गई क्योंकि वह लिख नहीं पा रही थी। तो फिर उसको मालूम भी नहीं था कि उसके लिखने के लिए कोई दूसरा भी व्यक्ति उसको मिल सकता था, तो यह भी उसको समस्या गई। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। अब वो 10वीं फेल हो गई, है ना। ईला जो है वो 10वीं फेल हो गई, लेकिन उसको इस बात का दुख है कि भाई मैं 10वीं फेल हो गई, लेकिन ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म तो नहीं होती है ना। जीवन यहीं ख़त्म तो नहीं होता है कि 10वीं फेल हो गए तो निराश होकर बैठ गए, है ना। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, है ना। उसकी माँ और दादी जो है वो साड़ी पर कशीदाकारी का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी, है ना। अब वो रेशम में सुई, मतलब जो सुई में जो छेद होता है उसमें रेशम पिरोने का काम भी उसने देखा था, और उस सुई से उसने कढ़ाई करने का काम भी उसने देखा था। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया, है ना। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन में ठान ले तो वह बड़े से बड़ा और कठिन से कठिन काम भी कर सकता है, जैसे कि ईला ने काम किया। ईला ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे काम करना है, तो उसने पैरों से ही कपड़ों पर डिज़ाइन बनाने का काम, कशीदाकारी करने का काम, बुनाई करने का काम उसने करना शुरू कर दिया, और वो इसमें सफल भी हुई। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावा डगे के साथ साथ लखनऊ की और बंगाल की भी झलक रही थी। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डियो को कंधा से उभारा था, पशु पक्षियों की जामेती आकृतियों को कसौटी और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, है ना। तो उसने अलग अलग तरीके की डिज़ाइन साड़ियों पर उतर दी, जैसे काठियावाड़ी थी, है ना। काठियावाड़ी के साथ साथ उसने चिकनकारी भी, है ना। और उसके बाद में उसने क्या किया था कि बंगाल की झलक भी, मतलब बंगाली जो डिज़ाइन होती है वो भी उसने शुरू की थी। तो ये लोगों को बहुत ही पसंद आई।
ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप पहली बूटियाँ उगड़ते थकती नहीं थे। अब ईला में आत्मविश्वास जाग गया था, वह पैरों से भी काम करना शुरू कर दिया था, है ना। अब इसके प्रश्नोत्तरों में देखें तो प्रश्नोत्तर में हमें मिलते हैं कि ईला या ईला जैसी कोई लड़की, है ना, तो यह जरूरत नहीं है ना। यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, यह मैंने लिखवाया है, इसको आप याद करेंगे, है ना। उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो, इसका उत्तर भी मैंने आपको लिखवाया है, यह भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको इन 2 प्रश्नों को तो आपको ध्यान से पढ़ना ही है ना, ठीक है। ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिल लेती, तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठेंगे, है ना। तो ये सवाल भी मैंने लिखवाया, तो ये 3 सवाल तो भाई आपको याद करने ही हैं, है ना। आप इन सवालों को आज लिख करके याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू।